नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संघ, बी राज्य, सी मौलिक अधिकार, डी मौलिक नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए गुरु नानक, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक थे। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने 1874 में एक महान आर्य सुधारक संगठन यानी कि आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने उसे आगे बढ़ाया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ए शाहजहां, बी बहादुर शाह जफर, सी अकबर, डी औरंगजेब। टोडरमल अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है सी। टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के नौरत्नों में से थे। टोडरमल का जन्म लहरपुर में हुआ था। दोस्तों, टोडरमल ने ही दहसाला व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। ठीक है। और सबसे पहले वो जो हैं शेरशाह सूरी के मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? ए भूमध्य रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी ध्रुव रेखा पर। तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो ध्रुव रेखा पर होता है। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है डी। गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी के वेग के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिक होती है, जी का मान न्यूनतम होता है यहाँ पर, जबकि ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है। यहाँ पर त्रिज्या कम होती है, जी का मान यहाँ अधिकतम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे अधिक जो बल है वो ध्रुवों पर होता है, यानी कि ध्रुव पर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ए द्रव घनत्व मापी, बी आर्द्रता मापी, सी मनोमान मापी, डी पवन वेग मापी। आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र आर्द्रता मापी होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के
साधनों को आर्द्रता मापी कहते हैं दोस्तों। वायु में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में 0 से 4% तक जलवाष्प होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ए चेचक, बी मलेरिया, सी काला ज्वर, डी हैजा। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होने वाली बीमारी जो है वो है आपका मलेरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, ये एक मौसमी बुखार भी है और मलेरिया रोग के दौरान रोगी को तेज़ बुखार, उल्टी, सिर दर्द जैसी परेशानी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? ए जड़ें, बी पंखुड़ियाँ, सी तना, डी रंध्र स्टिग्मा। तो पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, रंध्र जो है वो केसर देता है। पौधे के हरे वायवीय भागों में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर रंध्रों की संख्या औसतन 250 से 300 प्रति वर्ग मिलीमीटर होती है। ये संख्या न्यूनतम 14 और अधिकतम 1038 प्रति मिलीमीटर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी होता है और सामान्यतः जो पौधों का रंध्र भाग केसर प्रदान करता है, तो केसर जो है वो रंध्र भाग से मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों को उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? ए दारू जाइलम, बी बल्कल फ्लोएम, सी दारू जाइलम तथा बल्कल फ्लोएम दोनों, डी तने अथवा जड़ का आवरण। तो पौधों की जड़ों को उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है जल? जाइलम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक संवाहक ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। दोस्तों ये संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ, जैसे बहिनिकाएं, बहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मर्दूतक। तो पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाने वाला जाइलम होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, दारू जाइलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? ए आवेग, बी विस्थापन, सी बलाघूर्ण यानी टार्क, डी गति। तो इनमें से एक सदिश मात्रा नहीं है, वो है आपकी गति। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है डी गति। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण हैं जैसे वेग, बल, संवेग। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे गति, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। ठीक है, तो इसमें से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? वो है गति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका उत्तर है गति। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? ए 32, बी 0, सी 48, डी 37। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? वो जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, 32 तापमान पर क्या होता है?
शुद्ध जल जम जाता है। दोस्तों, तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित हो या जम जाए, शुद्ध जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पूछता सेल्सियस तो 0 डिग्री होता, ठीक है। इसने पूछा है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट आपका 32 होगा। शुद्ध जल 32 तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ और जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहीत किया जाता है? ए बिटमैप, बी पिक्सल, सी प्लेन, डी बिटमैप या पिक्सल दोनों। तो छवियों को जो है एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, जैसे फ़ोटो है, ग्राफिक्स हैं, तो ये जो है इसमें बिटमैप बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए। कंप्यूटर में सूचनाओं को रखने के लिए अंकों को 0 और 1 के रूप में रखा जाता है। किसी सूचना को दर्शाने के लिए 0 और 1 जो कि द्विआयामी सारणी है, मानचित्र तैयार होता है, जिससे उसे ही बिटमैप या बिट एरे कहते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब ये मानचित्र एक आयत होता है तब बिटमैप बनकर किसी द्विआयामी चित्र को रखा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी विकिरण, डी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, अपचयन कहते हैं। अपचयन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं, वे स्वयं अस्वीकृत हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन आदि। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन, बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो साल में या वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ए पर्णपाती, बी शंकुधारी, सी सदाबहार, डी पर्णपाती वृक्ष तथा शंकुधारी वृक्ष दोनों। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्णपाती। पर्णपाती या पतझड़ी भी कहते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो हर वर्ष हर साल किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। उत्तर भारत में समशीतोष्ण क्षेत्रों में ये शरद ऋतु में होता है, जिस वजह से उस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर ये पत्ते गिरते हैं, गिरने से पहले सूख कर लाल, पीले या भूरे हो जाते हैं, जो कई प्रदेशों में ये सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण और कला व साहित्य में अक्सर दर्शाया जाता है, जैसे शहतूत, अनार, आंवला, भूर, शीशम, अंजीर, कुंभी, सेब, इस तरह के उदाहरण हैं। तो पर्णपाती वृक्ष जो हैं वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेबी डनलप, अल्फ्रेड नोबेल, जेम्स सिमोन्स, पीटर हॉरग्रीव्स। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल स्वीडन निवासी रासायनिक तथा इंजीनियरिंग थे। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके ही द्वारा विस्थापित न्यास द्वारा दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, रोबर्ट्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी गोल्फ, डी बास्केटबॉल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, रोबर्ट्स कप जो है वो आपका
फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्स कप प्रतियोगिता सन 1891 में शुरू हुई थी। ये प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की जाती है। रोबर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी राजस्थान। डांडिया नृत्य आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। डांडिया नृत्य का देवी दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया जाता है, जिसे भक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया। ये नृत्य वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर पराक्रमी राक्षस राजा के बीच एक नकली लड़ाई का मंच है। डांडिया न केवल गुजरात में नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि अन्य फसल से संबंधित त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। तो डांडिया नृत्य लोक नृत्य जो है वो आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर है सी, डांडिया लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ए विश्वनाथ आनंद, बी सानिया मिर्जा, सी अभिनव बिंद्रा, डी अंजलि भागवत। एस अगेंस्ट एड्स ये जो है आपका टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी। सानिया मिर्जा महिला डबल्स में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने तक के सफ़र पर लिखी गई आत्मकथा है। प्रकाशक हार्पर कॉलिंस के अनुसार एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से सानिया और उनके पिता इमरान मिर्ज़ा ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी वियतनाम, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश के साथ की गई साझेदारी विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों बी ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे देशों में खेलों के विकास के लिए 12 अप्रैल 2017 को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया खेल संस्थान के समान ही भारत में राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित करना भी शामिल है। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने इस करार पर हस्ताक्षर किए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस नई साझेदारी से उनका देश भारत में भी राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगा। ठीक है, नई साझेदारी से विक्टोरिया विश्वविद्यालय और कैनबरा विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में सहयोग करेंगे। ये विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थान के अनुरूप होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की? ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है डी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 41 साल पहले हुए सीमा भूमि आदान प्रदान समझौतों को वैधानिक निष्कर्ष 30 जून 2016 दोनों देशों के मानचित्र करार के अनुरूप बदल गए। ठीक है दोस्तों, भारत की सीमा में स्थित बांग्लादेश की बस्तियों का भारत में और बांग्लादेश की सीमा में स्थित भारतीय बस्तियों का बांग्लादेश में विलय 31 जुलाई 2015 की मध्यरात्रि को हो गया। इसलिए दोनों देशों की सीमा मानचित्रों की अदला बदली की गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता? ए कोल इंडिया लिमिटेड, बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, डी भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। दोस्तों, महारत्नों की सूची, एक नवरत्न होती है कंपनी और एक महारत्न कंपनी होती है, ठीक है। तो महारत्न की सूची में नहीं जो आते हैं वो है आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत में पब्लिक सेक्टर की 8 कंपनियां महारत्न कंपनी की श्रेणी में हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसएआईएल, बीएचईएल भेल, आईओसीएल, सीआईएल, जीएआईएल, बीपीसीएल। तो ये 8 कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनियों की श्रेणी में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली दोस्तों आयरलैंड से ली गई है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, और विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और ये आयरलैंड के संविधान से चुनाव की प्रणाली ली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए परमादेश, बी वर्जित करना, सी किस अधिकार से, डी इनमें से कोई नहीं। अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, सी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, अधिकार प्रच्छा एक याचिका है जिसका अर्थ किस अधिकार से। इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से ये काम किया या निर्णय लिया। तो अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से, सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ए सर सैयद अहमद खान, बी फजलुल हक, सी सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी और डी है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। उनको ये उपाधि वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते के कारण दी गई थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। और कहाँ दी गई थी? 1916 में लखनऊ समझौते के कारण दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ए तुलसीदास, बी बाण भट्ट, सी सूरदास, सी रसखान। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है, बी बाण भट्ट। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था। बाण भट्ट उसके दरबारी कवि थे। उन्होंने कादंबरी और हर्षचरित जैसी पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? ए तलछटी, बी अग्नेय, सी कायांतरित, डी इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में आता है दोस्तों, सी बिल्कुल सही उत्तर है। अग्नेय या अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण रूपांतरित होने पर कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है।
संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो सी बिल्कुल सही उत्तर है, कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में संगमरमर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सूर्य और पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। ए बिल्कुल सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ये गैस सूर्य और पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को अवशोषित करती है। वायुमंडल में 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? ए बड़ी आंत, बी मूत्राशय, सी छोटी आंत, डी पेट। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? इसका सही उत्तर है छोटी आंत। क्योंकि दोस्तों, मानव शरीर में 20 फीट लंबी छोटी आंत होती है जिसमें भोजन का वास्तविक पाचन होता है। इसमें छोटी छोटी उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं। इनको रसांकुर कहते हैं, इसीलिए इन्हें रसांकुर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? ए त्वरण, बी विद्युत धारा, सी बल, डी संवेग। कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है इसमें? वो है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो सदिश मात्रा नहीं है। वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। त्वरण, संवेग और बल इत्यादि जो हैं वो इत्यादि सदिश राशियां हैं। विद्युत धारा इसमें ये त्वरण है, बल है, संवेग है, ये सदिश मात्राएं हैं। लेकिन विद्युत धारा जो है वो सदिश मात्रा नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए ढालू सड़क यानी सड़क की बैंकिंग, बी सड़क की कॉर्निंग, सी सड़क को ऊंचा करना, डी सड़क की टेपरिंग। तो इस प्रश्न में सही उत्तर है ए सड़क की बैंकिंग यानी कि ढालू सड़क। सड़क के बाहरी किनारे आंतरिक किनारों की तुलना में ऊंचे बनाना बैंकिंग कहलाता है। ये काम इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ी को मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इसमें ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया जो है वो ढालू सड़क होती है, सड़क की बैंकिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए अमजद अली खान तबला, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, सी हेमा मालिनी भरतनाट्यम, डी शंभू महाराज कथक। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? मिलान नहीं है उसका दोस्तों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है अमजद अली खान तबला, क्योंकि ये युग्म गलत है। उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादक थे, तबला नहीं थे, सरोद वादक थे। ठीक है, उनको 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बिल्कुल सही है, हेमा मालिनी भरतनाट्यम ये भी सही है, शंभू महाराज कथक ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, तीनों मिलान कर रहे हैं। ये युग्म गलत है, अमजद अली खान तबला गलत है,
ये शरोद से संबंधित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ए पूजा चंगोईवाला, बी रुचिरा गुप्ता, सी प्रियंका मुखर्जी, डी रूपा पाई। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है रूपा पाई, ऑप्शन डी रूपा राय। इनको रूपा राय भी कहते हैं। रूपा राय ने द गीता फॉर चिल्ड्रन लिखी, अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन की रचना की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ए गुआना, बी ब्राज़ील, सी कोलंबिया, डी इक्वाडोर। तो दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन, आपका इस उत्तर का बिल्कुल सही, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि दक्षिणी अमेरिकी राज्य क्षेत्र का ब्राज़ील सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी गोदावरी। गंगा के बाद दोस्तों गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका स्रोत जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से है। लंबाई निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 सितंबर, बी 10 अक्टूबर, सी 10 नवंबर, डी 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 दिसंबर। सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड में स्थित है। ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। ये उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? ए फ्लोएम, बी कोलेनकाइमा, सी जाइलम, डी ए और सी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ए और डी दोनों सही हैं। फोएलम और ए और सी, सॉरी दोस्तों, ए और सी, फ्लोएम और जाइलम। संवहनी ऊतक एक जटिल संचालन ऊतक है जो एक से अधिक सेल प्रकार का बना होता है जो संवहनी पौधों में पाया जाता है। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ए और सी, यानी कि फ्लोएम और जाइलम। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस को किस दिनांक को मनाया जाता है? यहाँ पे खाली स्थान है। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ए 10 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 17 जनवरी, डी 17 दिसंबर। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ए 10 जनवरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए. जे एम कीन्स, बी. लियोन वाल्सर, सी. डेविड रिकार्डो, डी. एडम स्मिथ। सामान्य संतुलन प्रतिपादित किया था लियोन वाल्सर ने। बी बिल्कुल सही उत्तर है, लियोन वाल्सर। दोस्तों, सामान्य संतुलन की आधुनिक अवधारणा जो है 1950 के दशक में तीर, डेब्रे और मैकेंजी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी, जबकि सिद्धांत पहले 1870 में फ्रेंच अर्थशास्त्री लियोन वाल्सर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1970 के बाद कंप्यूटिंग शक्ति में तकनीक विकास और बढ़ जाती है। ये संभव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए मंडल विकसित और सामान्य संतुलन कीमतों और मात्रा के लिए समाधान का प्रयास करने के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए. भारत के गवर्नर जनरल, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी. भारत के प्रधानमंत्री, डी. भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं और राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? ए. ऑस्टिन, बी. डार्विन, सी. अरस्तु, डी. मार्क्स। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत देने वाले हैं जॉन ऑस्टिन। ए बिल्कुल सही उत्तर है। ये अंग्रेज न्यायाधीश थे। उन्होंने विधि के दर्शन और विधि शास्त्र पर बहुत अधिक लिखा है। ठीक है, तो संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत देने वाले जॉन ऑस्टिन हैं। यहाँ सिर्फ ऑस्टिन लिखा हुआ है, लेकिन इनका पूरा नाम जॉन ऑस्टिन है। ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ए. सत्याग्रह, बी. असहयोग आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. स्वदेशी आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में सबसे पहले आपका सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसको कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ए बिल्कुल सही उत्तर है। बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। ये भी याद रखिएगा, ये पहला सत्याग्रह था, बिहार से शुरू हुआ था और 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण से इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? ए. तूफान, बी. बवंडर, सी. ट्विस्टर, डी. टाइफून। चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? टाइफून नाम है इसका। डी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर और चीन सागर से उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें हवाएं बहुत तेज़ी से बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, इसका सामान्यतः 150 से 160 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें केंद्र और परिधि के वायुदाब में अधिक अंतर यानी 10 से 50 मिलीबार के कारण दाब प्रवणता अधिक होती है, जिससे हवाएं अति वेग से चलती हैं। इन चक्रवातों में मूसलाधार बारिश होती है और सागर तटीय भाग में
अधिक जनधन की क्षति भी होती है। इस प्रकार के चक्रवात अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर भी आते हैं, वहाँ उन्हें हरिकेन कहते हैं। और चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम टाइफून है। ये याद रखेंगे आप, टाइफून जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात चीन सागर में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? ए पेड़ों की कटाई, बी स्त्री असमानता, सी पशु हत्या, डी प्रदूषण वृद्धि। दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बिश्नोई आंदोलन आपका पेड़ों की कटाई से संबंधित है। मध्यकालीन राजस्थान से पर्यावरण चेतना का एक सुदूर उदाहरण मिलता है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्भोजी, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए। उन्हीं 29 नियमों में 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। इसमें से ज़्यादातर पर्यावरण के सहचरिता बनाए रखने पर बल देते हैं, जैसे हरे भरे वृक्षों को काटने, पशुवध की पाबंदी। और उस समय राजस्थान के जो कल्प वृक्ष थे वे खेजड़ी के पेड़ थे, जो रेगिस्तान परिस्थितियों में से भी पनप जाते थे। उनमें केवल पशुओं को चारा ही नहीं मिलता था, बल्कि उनकी जो है फलियों से मनुष्यों को खाना मिलता था। आगे चलकर जम्बोजी का प्रभाव लोगों के हृदय पर काफ़ी गहरा पड़ा। बिश्नोई आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बंधन, बी काम, सी मोक्ष का साधन, डी साध्य। जैन धर्म में कर्म को बंधन के रूप में देखा जाता है। ए बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों, जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैन दर्शन में कर्म के मुख्य 8 भेद बनाए गए हैं। कर्म के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, घाती और अघातीय। जो 8 कर्म हैं वे बंधन का कारण हैं। तो कर्म को जो है आपका जैन धर्म में बंधन के रूप में देखा जाता है। ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था? ए जर्मनी में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी इंग्लैंड में। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सबसे पहले शुरू हुआ था जर्मनी में। ए बिल्कुल सही उत्तर है। मनोविज्ञान विधि से अध्ययन किया जाता है, जिन्हें दार्शनिक पहले चिंतन और विचार विमर्श द्वारा सुलझाते थे। उनका सबसे पहले प्रयोग जर्मनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको बिल्कुल। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी अयोध्या, डी वाराणसी। बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बी बिल्कुल सही उत्तर है। महात्मा बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी में ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक लगते हैं कितने वर्ष पर लगते हैं? ये पूछ रहा है प्रश्न में। ए 12वें और छठे, बी 10वें और 5वें, सी 8वें और चौथे, डी 6ठे और तीसरे। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः लगते हैं 12वें और छठे। ठीक है दोस्तों, कुंभ मेला प्रत्येक 12वें और अर्ध कुंभ प्रत्येक छठे वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ए फरवरी 1922, बी मार्च 1926, सी मई 1929, डी सितंबर 1925। दोस्तों, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था फरवरी 1922 में।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। दुर्भाग्य से इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में एक स्थान है, वहाँ पे हिंसा हो गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था, यानी वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वहाँ ख़त्म हो गया था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य तिलक की मानद उपाधि दी गई? ए लाला लाजपत राय, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी राजेंद्र प्रसाद। तो किसे लोकमान्य तिलक की मानद उपाधि दी गई? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है सी बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, इनको जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई, पंजाब केसरी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि दी गई। ये राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको अजात शत्रु या देश रत्न की उपाधि दी गई, ठीक है दोस्तों। तो स्वतंत्र लोकमान्य तिलक की मानद उपाधि सी बिल्कुल सही उत्तर है, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज़ SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे? ए जोहान्सबर्ग, बी केप टाउन, सी डरबन, बी पोर्ट एलिजाबेथ। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज़ SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका किस स्थान पर पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी डरबन पहुंचे थे। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है, डरबन। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज़ SS सफारी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। यहाँ वे वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। महात्मा गांधी ने 1904 में यहीं फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? ए जलियांवाला बाग, बी खिलाफत आंदोलन, सी सैनिक विद्रोह, डी असहयोग आंदोलन। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग नरसंहार कांड में। ये ए बिल्कुल सही उत्तर है। रविंद्रनाथ टैगोर जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि इसीलिए लौटा दी थी। और रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध करती भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। ए रस्किन, बी नटाल, सी प्रिटोरिया, डी फिनिक्स। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी फिनिक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ए झारखंड, बी जम्मू और कश्मीर, सी महाराष्ट्र, डी मिजोरम।
इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी, जम्मू और कश्मीर। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू और कश्मीर में है। इसे जून 2013 में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको, या बिल्कुल ना भूलें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 7 देशों से लगती है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। और सबसे लंबी सीमा जो भारत की लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ 40 यानी कि 4096 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तरांचल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है सी राजस्थान। मानसर, डूंगरपुर, चूरू और नारलाई नामक स्थान राजस्थान में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, ये राजस्थान राज्य के शहर हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है। ए म्यांमार, बी चीन, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है डी बांग्लादेश। त्रिपुरा भारत का वो राज्य है जो अपने 3 ओर बांग्लादेश सीमा से घिरा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा, जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा है, किससे? बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, ढलाई और उनाकोटी राज्य के ज़िले हैं। ए मिजोरम, बी असम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों सी त्रिपुरा। ढलाई तथा ऊनाकोटी ज़िले त्रिपुरा में हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दादर और नगर हवेली, सी पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। तो अंडमान, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ए बिल्कुल सही उत्तर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दादर और नगर हवेली सिलवासा की है, ये सिलवासा। पुदुचेरी है। और लक्षद्वीप की कवरत्ती, इसकी राजधानी कवरत्ती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 240, सी अनुच्छेद 244, डी अनुच्छेद 248। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 ए असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करके एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का दोनों का गठन करना है। तो 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 59(1), ये अनुच्छेद 81(1) है, अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद डी जो है अनुच्छेद 80(1).
इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 75(1). सी बिल्कुल सही उत्तर है। कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 5 माह, डी 6 माह। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि आपका 1 माह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ए शिक्षा का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में नागरिकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करना। ठीक है, डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कायाकल्प और शहरी परिवहन के लिए अटल मिशन AMRUT किस मंत्रालय के अधीन है? ए आवास और शहरी मामले, बी मानव संसाधन विकास, सी स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण, डी गृह मंत्रालय। AMRUT किस मंत्रालय के अधीन है? ये है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन। AMRUT कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को 24 जून 2015 शुरू किया गया। ये आवास और शहरी मामलों के अधीन संचालित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ए इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, बी इसके कपास उद्योग के कारण, सी इसके जूता उद्योग के कारण, डी इसके रबर उद्योग के कारण। तो कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी इसके कपास उद्योग के कारण कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, झीलों का शहर भोपाल, पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग। ठीक है, बेंगलुरु जो है भारत का सिलिकॉन वैली है, झीलों का शहर भोपाल है, पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग है और कपास उद्योग के कारण भारत का कोयम्बटूर, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885, 1905 भी कहा जाता है। ए अंतिम, बी आरंभिक, सी मध्यम, डी संकटपूर्ण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? मध्यम। सी बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय आंदोलन में 2 वैचारिक गुट थे, प्रथम नरम थे, दूसरे गरम दल था। ठीक है, जिसके प्रमुख नेता थे नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बंदी। दूसरा गुट उग्र था यानी गरम था, जिसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 1885 से 1905 तक नरम पंथियों का नियंत्रण रहा। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी कहा जाता है, यानी कि माध्यम कह सकते हैं इसको। ठीक है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, किस वर्ष में की थी? यहाँ खाली स्थान है। ए दिसंबर 1920, मार्च 1918, सी फरवरी 1919, डी अप्रैल 1921। दोस्तों
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। सी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता कौन थे? ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राममोहन राय, सी आनंद चार्लू, डी महात्मा गांधी। दोस्तों, राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता बी बिल्कुल सही उत्तर है, राजा राममोहन राय थे। इन्हें जो है भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि वे पहले भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। वे राष्ट्रवादी प्रेस के भी संस्थापक माने जाते हैं। 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1923 में प्रेस रेगुलेशन एक्ट 1823 के विरोध में बंद कर दिया गया था दोस्तों। तो राजा राममोहन राय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारत के पहले नेता थे। अगला प्रश्न है, सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चावलियर डी.एल. ऑर्डर आर्ट्स एंड टेलर्स से सम्मानित किया गया? इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए फ्रांस सरकार द्वारा ए कंगना रनौत, बी कलिक कोचलिन, सी प्रियंका चोपड़ा, डी दीपिका पादुकोण। दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी कलिक कोचलिन। सिनेमा के क्षेत्र में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के योगदान देने के लिए फ्रांसीसी मूल की अभिनेत्री कलिक कोचलिन को फ्रांसीसी सरकार द्वारा चावलियर डी.एल. ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये विश्व के सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है, जो 1802 में नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया था। कलिक के अतिरिक्त विजय अमृतराज, अजीम प्रेमजी, उद्योगपति को भी उपरोक्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बी सही है। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास है दोस्तों, तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ए दिल्ली, बी बम्बई, सी कलकत्ता, डी मद्रास। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में कब हुई थी? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में हुआ था, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी की अध्यक्षता में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। सम्मेलन पूना में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोलेरा का संक्रमण यानी कि कलरे का संक्रमण फैलने की वजह से आयोजन बंबई में किया गया। तो बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ऑप्शन ए खेड़ा, बी भारत छोड़ो, सी नागरिक अवज्ञा, डी चंपारण। तो 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी चंपारण। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जो तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध बिहार के चंपारण ज़िले में शुरू किया गया था। तिनकटिया व्यवस्था
किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करना ज़रूरी था। दोस्तों, राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि महात्मा गांधी किसके बुलाने पर चंपारण आंदोलन शुरू किया था या वहाँ बिहार में पहुँचे थे, तो वो हैं राजकुमार शुक्ला। ठीक है दोस्तों, तो 1918 में तिनकटिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि भी दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? कौन सा एक ऐसा है जो कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? ए, भंडारण सुविधा की कमी, बी, परिवहन की कमी, सी, अनुकूलन मंडी, डी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, वो है आपका सी, अनुकूलन मंडी। अनुकूलन मंडी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। और भंडारण की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी या वित्तीय स्रोत की कमी, ये सब जो है वो कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से हैं, मगर अनुकूलन मंडी कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ए, डल झील, बी, चिल्का, सी, बुलर, डी, डीडवाना। तो कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील भी है? दोनों हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। लैगून झील है, 1611 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ठीक है। आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर समझौता 1971 के तहत चिल्का झील भारत की प्रथम संरक्षित झील भी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कौन सी मिट्टी? ए, लाल, बी, काली, सी, जलोढ़, डी, लेटेराइट। कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। सी बिल्कुल सही उत्तर है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है वो आपके 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। काली मिट्टी 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आपका बताया था 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है। अगला प्रश्न है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए, मुंबई, बी, कोलकाता, सी, कोची, डी, जमशेदपुर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, किस सिटी को या किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर छोटा नागपुर झारखंड राज्य में स्थित एक शहर है, जिसे भारत का स्टील सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी शहर में भारत का पहला आधुनिक इस्पात संयंत्र टिस्को जिसकी स्थापना हुई थी। और टिस्को के संस्थापक थे टाटा, जमशेदजी टाटा। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर रखा गया। डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ए, नर्मदा, बी, साबरमती, सी, लूनी, डी, कृष्णा। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी, कृष्णा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ नदियां पूरब की ओर बहने वाली होती हैं, कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली होती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये नदियां जो है पूरब की ओर बहने वाली नदियों में शामिल हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं आपके जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, लूनी है। जैसे ये नर्मदा
नर्मदा, साबरमती, लूनी, ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती है। कृष्णा नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो इसमें क्या जोड़ा गया परिच्छेद 9 में? ए अल्पसंख्यक, बी न्यायपालिका, सी पंचायत, डी सदन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में पंचायत से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है सी। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में 243 ओ का मतलब 243 ए से ओ तक का प्रावधान किया गया है, जिसका विषय पंचायत है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय यानी कि नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये हमारा। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में प्रावधान है। ए 5वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 6ठी अनुसूची, डी 4थी अनुसूची। किस अनुसूची में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनों से संबंधित है। ये है आपका 6ठी अनुसूची। सी बिल्कुल सही उत्तर है। 6ठी अनुसूची भारत की 5वीं और 6ठी अनुसूची का संबंध जनजातीय क्षेत्रों से है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। इनमें 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम AMTM और 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। जबकि 5वीं अनुसूची का संबंध, ये 5वीं अनुसूची है, इसका संबंध 4 राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्यों के जहाँ भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। यानी जो 4 राज्य हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची से संबंधित हैं। सी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।